हेलो फ्रेंड्स, 6 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है गवर्नमेंट आर्म्स आरबीआई टू क्रैक डाउन ऑन बैंक एनपीएस। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनके लिए स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं। हमने पहले भी न्यूज में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने कहा था हम ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड करने के लिए, ताकि आरबीआई को ज्यादा पावर्स दिए जा सके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टैकल करने के लिए। तो अब ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है। तो हमने 4 मई को ये डिटेल में डिस्कस किया है, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, बैंक राइट ऑफ्स। तो ऑल दीज ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से ये 4 मई की वीडियो देख सकते हैं, ये सेक्शन। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया उसके अंदर ये सेक्शन 35AA ऐड किया गया है। तो ये नया प्रोविजन लाया गया है ताकि गवर्नमेंट आरबीआई को ज्यादा पावर्स दे सके इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को रैप अप करने के लिए। तो ये इनिशिएट कर सकती है आरबीआई। तो पहले जो था ये ओवरसाइट कमेटी बनाई जाती थी। तो ओवरसाइट कमेटी क्या होती है कि जो बैंक्स लोन्स देती है, तो जब बैंक्स लोन्स देती है तो वहां पे कई बार ये लोन्स स्ट्रेस्ड एसेट्स बन जाते हैं, वहां पे रीपेमेंट नहीं आता है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट का अगर रीपेमेंट नहीं होता है जिनको लोन दिया गया, तो फिर वो स्ट्रेस्ड एसेट्स बन जाते हैं। तो इन स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए फिर बैंक्स को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये स्टेप्स लेने चाहिए, इसलिए एक प्रोविजन लाया गया था जॉइंट लेंडर्स फोरम का। तो ये 2014 में इनिशिएट किया गया था जॉइंट लेंडर्स फोरम। तो ये भी है, प्लस और एक स्कीम भी लाई गई है, जो है काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए एक्चुअली। तो ये स्कीम थी S4A स्कीम। तो ये स्कीम भी है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो ये स्कीम को भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे क्या है ये। तो ये स्कीम में ओवरसाइट कमेटी के प्रोविजन थे। तो अभी फिलहाल जो है बिफोर द ऑर्डिनेंस ओवरसाइट कमेटी सिर्फ ये स्कीम के अंदर अलाउड थी। तो अब यहाँ पे आरबीआई को पावर दिया गया है कि ओवरसाइट कमेटी वो बना सकते हैं बाकी सब इश्यूज के लिए भी, बैड लोन्स को टैकल करने के लिए। तो ये ओवरसाइट कमेटी क्या होती है कि आरबीआई ओवरसाइट हो, मतलब जो बैंक्स करती है स्ट्रेस एसेट्स के रिलेशन जो भी स्टेप्स लेती है, तो उनके ऊपर एक ओवरसाइट हो, कोई उनको रेगुलेट कर रहा हो। तो ये ओवरसाइट कमेटी एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जनरली बैंक स्टेप्स नहीं ले पाती। पीएसयू बैंक्स में ये स्टेप्स लेना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि अगर स्ट्रेस्ड एसेट है, अगर कोई कंपनी को लोन दिया गया है और वो अब रीपे नहीं कर पा रही है, तो वो स्ट्रेस्ड एसेट बन गया है। तो उसके लिए बाद में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी है, तो वो उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो हो सकता है कंपनी को जितना लोन्स दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उनको थोड़ा और लोन चाहिए, जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं कि उनको वो कंपनी उनको वायबल बनाने के लिए, उनको फंक्शनल बनाने के लिए उनको थोड़ा और लोन चाहिए। तो हो सकता है थोड़ा और लोन देने से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी और फिर वो लोन्स भी रीपे कर पाएगी, इंटरेस्ट रीपे कर पाएगी। तो ये एक ना सोल्यूशन हो सकता है। और एक सोल्यूशन हो सकता है कि थोड़ा डेट जो है उसको इक्विटी बना दिया जाए, जो कंपनी के अंदर इक्विटी हो बैंक का भी। तो वो बैंक कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो बैंक्स को भी प्रॉफिट होगी और डेट बर्डन भी कम हो जाता है। तो यार रिस्ट्रक्चरिंग, एसेट्स रिस्ट्रक्चरिंग के लिए काफी सारे स्टेप्स है जो बैंक्स ले सकती है, पर वो नहीं लेती है। पीएसयू बैंक्स हेड्स नहीं ले पाते, क्योंकि उनको फियर होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये स्टेप्स उन्होंने सही लिया या नहीं। तो इसीलिए वो नॉन डिसिसिवनेस आ जाता है। तो अगर ओवरसाइट कमेटी होगी तो ये बैंक्स को और एक क्वेश्चन मिलता है कि दे आर सेफ, दे आर ओवरसीन बाय देम, सो वो स्टेप्स इजीली ले सकते हैं डिसीजंस। तो अभी ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी बाय आरबीआई। तो ये एक प्रोविजन लाया गया है। इवन और एक चीज है, जैसे यहाँ है जॉइंट लेंडर्स फोरम, जो हमने अभी डिस्कस। तो जॉइंट लेंडर्स फोरम भी जो है ये स्टेप लिया गया था, क्योंकि जो कंपनीज लोन्स लेती है तो वो सिर्फ एक बैंक से नहीं लेती है, मल्टीपल बैंक से लोन्स लेती है। तो जब स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं तो सारे बैंक्स वहां पे सफर करती है। तो सारे लेंडर्स जो है, बैंक्स लेंडर्स है, तो सारे लेंडर्स एक साथ आ जाए तो जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये मेजॉरिटी जब अग्री करती है तो यहाँ पे फिर उनको करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया जाता है कि कैसे ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टैकल करना चाहिए, और वो एक्शन प्लान फिर वो बोरोवर्स को फॉलो करना होता है। तो इसके अंदर भी आरबीआई को अब ज्यादा पावर्स दिए गए। इवन यहाँ पे जॉइंट लेंडर्स फोरम में डिसीजन कब कब अप्रूव होगा, मतलब कब अलाउड होगा, तो ये भी है, उसको टाइम फ्रेम को चेंज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले या जॉइंट लेंडर्स फोरम में डिसीजन लेने के लिए 75% क्रेडिटर्स जो है बाय वैल्यू, जो लोन वैल्यू है उसके 75% लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, और 60% ऑफ द क्रेडिटर्स बाय नंबर, बैंक्स बाय नंबर, अगर वो कहती है हाँ ये स्टेप्स लेने चाहिए तो वो अप्रूव होता है।
तो अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब इसको कम कर दिया गया है। तो अगर मिनिमम 60% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू और 50% क्रेडिटर्स बाय नंबर भी हाँ कहते हैं जॉइंट लेंडर्स फोरम में, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव हो जाता है। तो ये प्रोवाइड किया गया है अभी, तो ये इजी हो सके, क्योंकि जॉइंट लेंडर्स फोरम में भी जब सब अग्री नहीं करते तो डिसीजन आना डिले हो जाता है, उससे फिर वो स्ट्रेस एसेट्स कंटिन्यू होते हैं। तो इसीलिए क्विक डिसीजन यहाँ पे इसलिए स्टेप लिए गए हैं। तो ये जो भी डिसीजन लिया जाएगा अब यहाँ पे जॉइंट लेंडर्स फोरम में, वो बाइंडिंग हो गया सारे मेंबर्स के ऊपर। इवन अब कहा गया है कि कोई भी बैंक बोर्ड में कोई भी मेंबर यहाँ पे उनको पावर नहीं होगा कि इसको ओवर रूल कर सके। बैंक को ये अग्रीड प्लान जो होगा वो सारी बैंक्स को इम्प्लीमेंट करना होगा विदाउट एनी एडिशनल कंडीशंस। और जो सपोर्ट नहीं करते हैं मेजॉरिटी डिसीजन को, अगर उनको एग्जिट करना है जॉइंट लेंडर्स फोरम ग्रुप से, तो वो प्रोविजन किया जाएगा। तो ये सारा है। आरबीआई ने ये भी कहा है, आरबीआई ने, कि अगर ये इंस्ट्रक्शंस और टाइमलाइंस जो जॉइंट लेंडर्स फोरम का फ्रेमवर्क है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगाई जाएगी। तो ये दोनों के लिए लागू है, सारी बैंक्स जो इन्वॉल्व है और बोरोवर्स जो होंगे उन पे भी। तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं अब, ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जल्द से जल्द टैकल किया जा सके। और ये जॉइंट लेंडर्स फोरम भी जो है वो आप देख सकते हैं, ये 2014 में इनिशिएट किया गया था। तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने से पहले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे मैंने कहा 4th में को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर 90 डेज से ज्यादा अगर ओवरड्यू हो जाता है, ना प्रिंसिपल अमाउंट का कोई पार्ट आ रहा है ना इंटरेस्ट रीपे हो रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करती है बैंक्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने से पहले भी जो ये 90 डेज जा रहे हैं उनमें भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना होता है। तो ये स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाले जाते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 और 2। तो अगर लेस देन 30 डेज हुआ है ओवरड्यू तो SMA 0 में, अगर 31 to 60 डेज ओवरड्यू हो गया है तो SMA 2, 1 और फिर SMA 2। तो ये करके ऐसे कैटेगराइजेशन किया जाता है, ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने से पहले ही उनके बारे में जानकारी हो कि ये है स्ट्रेस, ये पोटेंशियल है इनमें कि ये स्ट्रेस डेवलप करेंगे और ये NPS बन जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जॉइंट लेंडर्स फोरम भी मैकेनिज्म बनाना चाहिए फॉर SMA 2, और यहाँ पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए टू रिजॉल्व देम। तो ये था 2014 का इनिशिएटिव। और जो S4A स्कीम थी, तो स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट स्कीम, तो ये स्कीम के अंदर जो है, तो अगर एसेट स्ट्रेस्ड एसेट है तो उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए स्टेप्स जो लेने चाहिए, तो पार्ट ऑफ द लोन इक्विटी बना सकते हैं कि कंपनी में वो बैंक की इक्विटी हो जाए, तो डेट ना रहे इक्विटी हो जाए, तो इससे डेट बर्डन भी कम हो जाता है। और जो कंपनी अगर आगे प्रॉफिट करेगी तो वो बैंक को भी, जो लेंडर है उनको भी ये प्रॉफिट मिलेगा। आरबीआई ने इसमें और एक प्रोविजन, एक पॉइंट डाला था कि अगर जो कंपनीज है वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स करती है, अगर ज्यादा ही उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उनको ये रीपेमेंट भी जल्द से जल्द फिर फिनिश करना होगा, ये भी प्रोविजन ऐड होना चाहिए S4A स्कीम में। तो ये भी एम्फसाइज किया गया था आरबीआई से। तो ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये टैकल कर सके उनको। और जो गवर्नमेंट ने भी कहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो फ्रेश कैपिटल अब दिया जाएगा, तो वो डिपेंडेंट होगा कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं अपना बैलेंस शीट खुद इंप्रूव करने के लिए, बैलेंस शीट पोजीशन को। वो अगर कोई अनवायबल अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेस है तो उनको बंद करना चाहिए। तो ऐसे सब स्टेप्स उनको बैंक्स को खुद भी लेने चाहिए, फिर ही सेंटर उनको कैपिटल देंगे। तो अगर स्ट्रेस्ड एसेट्स से हमने जैसे रिटर्न ऑफ एसेट्स में देखा था जो 4th में की न्यूज में, तो रिटर्न ऑफ एसेट्स मतलब उनको कहीं और से कैपिटल मिल रहा है तो वो एसेट को राइट ऑफ कर लेते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट को। तो वो ये कैपिटल इन्फ्यूजन से भी होता है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट देती है। और हमने ये भी देखा है कि NPA का बर्डन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ज्यादा है रादर देन प्राइवेट बैंक्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ये केस। तो यही है। और एक और सजेशन जो था हमने ये भी डिस्कस किया है कि बैड बैंक का सजेशन था जो इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया था, पारा, पब्लिक एसेट रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसी। तो इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि बैड बैंक के लिए भी कैपिटल बहुत सारा चाहिएगा, क्योंकि बैड लोन्स हो गए तो उनको टैकल करने के लिए कैपिटल अराउंड 30,000 करोड़ जितना कैपिटल चाहिएगा। तो वो इसीलिए बैड बैंक्स का आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स डेथ इन निर्भया केस। तो ये निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस के बारे में है जो दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पे 6 लोग अक्यूज थे, उनमें से एक जुवेनाइल था, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इम्प्रिजनमेंट दिया, नाउ ही इज फ्री। उसके अलावा 5 लोग और इन्वॉल्व थे, उसमें से एक ने सुसाइड कमिट कर दिया इन तिहाड़ जेल इन 2013, और बाकी 4 लोग थे उनको 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया था। और ये 4 लोगों के डेथ सेंटेंस के ऊपर अपील की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपील पे जजमेंट दिया है एंड दिस डेथ सेंटेंस हैज बीन अपहेल्ड।
तो ये एक शॉकिंग इंसिडेंट था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इसके बाद एंटी रॉय लॉज को भी काफी स्ट्रांग बनाया गया है। अब इस इंसिडेंट में यहाँ पे आयरन रॉड्स इंसर्ट किए गए थे रिपीटेडली, जिसकी वजह से निर्भया के इंटेस्टाइन्स शाटर हो गए थे। शी वाज एडमिटेड टू सिंगापुर हॉस्पिटल और यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। और इवन वाइल लेइंग देयर उन्होंने अपने असॉल्टर्स को रिकॉग्नाइज किया था, तो उसको माना गया है और यहाँ पे डेथ सेंटेंस अपहोल्ड किया गया है। तो ये न्यूज है। तो ये पूरा टाइमलाइन है। ये दिसंबर 2012 का इंसिडेंट था। सितंबर 2013 में यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है। तो ये जो अक्यूज्ड है इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बस हेल्पर्स और ड्राइवर्स थे मेनली। फिर अगला न्यूज आइटम है शोपियन सीज स्पार्क्स प्रोटेस्ट्स इन वैली। तो ये शोपियन रीजन जो है साउथ कश्मीर में, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 आवर डोमिनेंस एक्सरसाइज किया। तो इस वजह से अभी प्रोटेस्ट और इंक्रीज हो गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स और ये रीजन के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है। तो ये इंसिडेंट जो था 8 आवर डोमिनेंस एक्सरसाइज इसलिए की गई थी क्योंकि यहाँ पे एक नजीर शेख को मिलिटेंट्स ने मार दिया था, क्योंकि जब वो सोल्जर्स को फेरी कर रहे थे अपने प्राइवेट व्हीकल में, तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे डोमिनेंस एक्सरसाइज हुई और अब सिचुएशन फ्रगाइल है इन कश्मीर वैली। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर नोटिफाइज ड्राफ्ट नो फ्लाई रूल्स। तो ये जो एक इंसिडेंट हुआ था मार्च 2017 में, यहाँ पे शिवसेना एमपी मिस्टर रविंद्र गायकवाड़, इनके मैन हैंडलिंग की वजह से एयर इंडिया ने इनको बैन कर दिया था। 2 वीक बैन डाला था इन पे, नो फ्लाई बैन। तो ये बैन को फिर बाद में एयरलाइंस ने गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हटा भी दिया था, पर अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको अश्योर किया था। तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस लाए गए हैं, ड्राफ्ट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स ऑन हैंडलिंग ऑफ अनरूली और डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स। तो ये जो ड्राफ्ट है ये अब पब्लिक कमेंट्स के लिए रखा गया है ओपन, और इसके ऊपर बाद में फाइनलाइजेशन करके इसको रेगुलेशन लाया जाएगा। तो ये सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स जो ड्राफ्ट है उनमें 3 लेवल्स बैन के लाए गए हैं, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या 2 years और मोर। तो ये लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंसिडेंट कि कैसा मिसबिहेवियर है। तो ये यहाँ पे एक इंटरनल कमेटी होगी एयरलाइंस की, जिसके अंदर एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होंगे, इवन एयरलाइन और एक दूसरी एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और एक पैसेंजर्स एसोसिएशन या कंज्यूमर फोरम मेंबर भी रिप्रेजेंटेड होंगे। तो ये इंटरनल कमेटी 10 दिन के अंदर डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन लेना है, क्या लेवल ऑफ बैन होना चाहिए। और पैसेंजर्स फिर इसको अपील भी कर सकते हैं। एक एपेलेट कमेटी भी बनाई जाएगी विद रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट भी उनमें मेंबर होंगे, सेम हाई लेवल एयरलाइन एग्जीक्यूटिव और एक पैसेंजर या कंज्यूमर फोरम रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। तो ये 2 स्टेजेस हो गए। इवन एक नेशनल नो फ्लाई लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको उसमें डालेगी। तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए। अगला न्यूज आइटम है सेटअप डेटाबेस ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल पिटीशन हियर कर रही है। 2007 का न्यूज़पेपर रिपोर्ट था ऑन ऑर्फनेजेस इन तमिलनाडु महाबलीपुरम। तो यहाँ पे एनजीओज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ऑर्फनेजेस रन करती है उनमें सिस्टमेटिक सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है चिल्ड्रन का, ये रिपोर्ट थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शंस पास किए टू ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। तो सेंटर को, सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि वो सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का रजिस्ट्रेशन ले बाय द एंड ऑफ 2017। उन्होंने कहा है कि एक डेटाबेस बनाना चाहिए ऑफ ऑल द चिल्ड्रन जो ऑर्फनेजेस, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे, एंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए डेटाबेस का। पर ये पूरा डेटाबेस हो, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखो कि अडॉप्शन हो सकता है या फॉस्टर केयर में उनको डाल सकते हैं, तो वो कंसिडर करना चाहिए। और इवन हर एक बच्चे के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। तो ये भी उन्होंने कहा है कि एक इंडिविजुअल चाइल्ड केयर प्लान बनाना चाहिए इमीडिएटली और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये इवन स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट है इंडिया का 2005 का, उनके अंदर ये 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो बनाई गई है। तो स्टेट कमीशन में काफी वैकेंसीज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये वैकेंसीज को जल्द से जल्द भरना चाहिए। और दोनों स्टेट कमीशन सारे और नेशनल कमीशन सबको सोशल ऑडिट करना चाहिए जल्द से जल्द। तो ये जरूरी है। तो ये स्टेप्स ले जाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इवन इंस्पेक्शन कमिटीज बनानी चाहिए सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का, और उनको रिपोर्ट बना के ये सबमिट करना होगा। तो ये भी स्टेप्स ऑर्डर दिए गए बाय द सुप्रीम कोर्ट।
तो यही है इंडिया मैंडेट है इवन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट में, और इवन इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन साइन किए, तो ये उनको कमीशन को इम्प्लीमेंट करना होगा, बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल कमीशन सारे। तो ये एक्ट में जो चाइल्ड डिफाइन किया गया, चाइल्ड का एज ग्रुप होता है 0 to 18 ईयर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है ग्रेनेड फाउंड इन वेल एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो ये रेड फोर्ट दिल्ली में एक ग्रेनेड वेल के अंदर डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने एक रोबोट डिप्लॉय करके एक ग्रेनेड को रिमूव किया, और बाकी रीजन को भी स्कैन किया जा रहा है कि और एक्सप्लोजिव है क्या ये रीजन में। तो 3 महीने पहले भी यहाँ पे आर्म्स डिस्कवर किए गए थे रेड फोर्ट के प्रेमाइसेस में, और अब फिर से ये इंसिडेंट वेल में ग्रेनेड डिस्कवर हुआ है। फिर अगला न्यूज आइटम है वर्कर्स स्टार्ट कोऑपरेटिव्स टू रिवाइव टी गार्डन्स। तो ये बंदा पानी टी गार्डन है वेस्ट बंगाल में, ये 2013 से बंद है। तो अब यहाँ पे वर्कर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के रजिस्टर की और गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन इनको मिल चुका है। तो ये गार्डन्स टी गार्डन को खुद से रन करेंगे। तो जो टी सेक्टर है इसमें काफी इश्यूज है, तो इकोनॉमी में काफी हमको ये न्यूज ये मेंस के लिए इवन वेरियस सेक्टर्स में क्या इश्यूज है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे टी सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि वो अब प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, तो टी एस्टेट ओनर्स इनको अबैंडन कर देते हैं, वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन टी एस्टेट में यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो वहीं पे रहते हैं, उनका घर वगैरह सब यहीं होता है। तो ये टी एस्टेट्स में ये वर्कर्स यहीं रह रहे हैं, और अब इनका सिचुएशन ऐसे है कि उनको रेगुलर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उनका खर्चा नहीं चलता, उनको यहाँ पे कई स्टार्वेशन डेथ्स भी रिपोर्ट आई है मीडिया में। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक स्टेप लिया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, ये बंदा पानी टी गार्डन। तो ऐसा ही एक त्रिपुरा में भी स्टेप लिया गया है कि एक टी गार्डन जो है यहाँ पे त्रिपुरा में, तो उसको भी कोऑपरेटिव्स रन करे। तो उससे ही इंस्पायर्ड होके दुर्गाबारी टी एस्टेट है त्रिपुरा का, तो यहाँ पे वही टी एस्टेट वर्कर्स कोऑपरेटिव्स रन करती है। तो वैसे यहाँ पे बंदा पानी में भी स्टेप लिया गया। तो काफी सारे वेस्ट बंगाल में ही 25 क्लोज टी गार्डन है। तो यहाँ पे एक कंसर्न ये रेस किया जा रहा है कि ये कोऑपरेटिव तो रजिस्टर हो गई, पर जो लैंड है, लैंड लीज ने स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेट ओनर्स को दिया है, तो लैंड लीज उनके नाम पे नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो सोनाली टी एस्टेट करके भी एक टी गार्डन था 1974 में, इन्होंने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया, वर्कर्स ने कोऑपरेटिव्स बना के उसको फंक्शन किया, पर इसमें कोर्ट केस हुआ, और फिर जो एस्टेट ओनर्स थे उन्होंने ये प्रूव किया कि वर्कर्स लीगली एंटाइटल नहीं थे, क्योंकि लैंड लीज उनके नाम पे नहीं था, तो इसीलिए उनको बंद हो जाना पड़ा 4 साल बाद। तो इसीलिए यहाँ पे इस बंदा पानी टी गार्डन के कोऑपरेटिव ओनर्स जो कह रहे हैं, कोऑपरेटिव मेंबर्स, कि हम ये लीज लैंड भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनके नाम पे ट्रांसफर करें। तो देखेंगे आगे अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। तो ये न्यूज है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वॉल्यूंटरी एसोसिएशन होते हैं फॉर कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो सेल्फ हेल्प म्यूचुअल हेल्प के बेसिस पे बनाई जाती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, तो फंडामेंटल राइट्स तो है ही, तो स्पेसिफिकली में नहीं मेंशन्ड है, पर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है अंडर फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आर्टिकल 43B में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए इनको वॉल्यूंटरी फॉर्मेशन ऑफ सच ऑटोनोमस कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और अब 2011 में 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर पूरा एक पार्ट 9 भी ऐड किया गया है, तो ये 2012 से इफेक्टिव है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सारा स्ट्रक्चरिंग, मेंबर इलेक्शन वगैरह सब यहाँ पे डिटेल किया गया है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है एंटायर असम डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, तो इसको असम के पूरे स्टेट पे एक्सटेंड किया गया है फॉर 3 more months। तो पूरा स्टेट डिस्टर्ब्ड एरिया कहा गया है। तो ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे वायलेंट एक्टिविटीज जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, अल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, तो इनकी एक्टिविटीज काफी इंक्रीज हो गई है। इस वजह से ये डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया पूरा स्टेट, और आफ्सपा एप्लीकेबल होगा। तो आफ्सपा एक कंट्रोवर्शियल एक्ट है, 1958 का एक्ट है। मणिपुर में प्रोमिनेंटली ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वहाँ पे उरोम शर्मिला वो फास्ट अनटू डेथ पे थी, हंगर स्ट्राइक पे थी। बाद में उन्होंने हंगर स्ट्राइक 2016 में एंड कर दिया और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, पर वो जीत नहीं पाई। तो ये मणिपुर में तो प्रोमिनेंटली पता है, असम में भी अभी एक्सटेंड किया गया ऑल ओवर द स्टेट। और आफ्सपा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, जो भी स्टेप्स वो ले रहे हैं, तो उनको प्रोसिक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नोट के बगैर नहीं हो सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी प्रोसिक्यूशन, तो ही ये प्रोसिक्यूशन हो पाएगा। और उनको आफ्सपा में काफी सारे पावर्स दिए गए हैं, इवन वो फायर कर सकते हैं ऑन एनी पर्सन ऑन सस्पेक्शन
सस्पिशन के ऊपर वो फायर कर सकते हैं, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, सर्चेस कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो ये सारे उनको जो पावर्स दिए गए, तो इनमें काफी मिसयूज के भी केसेस सामने आते हैं, रेप केसेस सामने आते हैं, इसीलिए ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है। फिर अगला न्यूज आइटम है फॉरेस्ट रिजर्व्स हिट ऑल टाइम हाई एट $373 बिलियन। तो इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व अब सब ऑल टाइम हाई पे है। फॉरेस्ट रिजर्व जो है उसमें 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो मेजरली तो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं जो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके अलावा गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, फिर मोर देन 75% फॉरेन करेंसी होती है। एसडीआर्स भी होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांच इन आईएमएफ। तो ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी आईएमएफ प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इनफ्लो काफी इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेट एंड इक्विटी बोथ। तो इक्विटीज भी जो आते हैं, तो इसकी वजह से इवन रुपी भी अप्रिशिएट हुआ है, ये भी हमने न्यूज में डिस्कस किया है। तो जब पैसा ज्यादा आ रहा है फॉरेन करेंसी, तो रुपी अप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इकोनॉमी में करेंसी में जो फेथ है इंटरनेशनली वो इंक्रीज हो रहा है। तो रुपी भी अप्रिशिएट हो रहा है, 6% अगेंस्ट डॉलर अप्रिशिएट हो गया 2017 में ही। तो रुपी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इन एशिया। तो ये है। और आरबीआई ने रिसेंटली अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस भी चेंज किया था। एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी डिसाइड करती है की इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट। तो रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है आरबीआई के थ्रू टू डिसाइड कि कैसा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। इकोनॉमी को अगर पुश चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया जाता है। तो ये डिसाइड करता है बाकी बैंक्स के इंटरेस्ट रेट भी। तो अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे, तो एक स्टिमुलेशन मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो वो बाकी लोग क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, उनको इजीली क्रेडिट अवेलेबल होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंसर्न ज्यादा हो गए तो फिर इंटरेस्ट रेट्स आपको इंक्रीज नहीं करने होते। तो पहले अकोमोडेटिव स्टांस था कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया जाए। अब आरबीआई ने डिक्लेयर किया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, कि अकोमोडेटिव स्टांस नहीं होगा, ये न्यूट्रल स्टांस करेंगे। मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट की इंटरेस्ट रेट या तो इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। और जो ये एसडीआर्स है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो ये एसडीआर्स आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेवलपमेंट है, क्रिएशन है। तो ये जो मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ की, तो उनके जो कंट्रीब्यूशन वो आईएमएफ को करते हैं, तो उसको एसडीआर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो एसडीआर्स ये उनकी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, ये तो ये रिजर्व एसेट होता है उनका। तो ये हमेशा फॉरेक्स में ऐड किया जाता है। तो जितना एसडीआर है वो फॉरेक्स का पार्ट बनता है। तो ये एसडीआर की वैल्यू भी डिसाइड की जाती है बाय करेंसी बास्केट। तो ये करेंसी बास्केट में जो करेंसीज है वो है एक यूएस डॉलर, यूके पाउंड स्टर्लिंग, ईयू यूरो, जापानीज येन और चाइनीज युआन भी ऐड किया गया है। तो रेनमिन भी जो चाइनीज करेंसी है जिसको युआन भी कहते हैं, तो ये ऑफिशियली सितंबर 2016 में चाइनीज करेंसी भी अब ऐड की गई है। तो ये एसडीआर बास्केट, तो ये यूज किया जाता है एज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बाय ईच कंट्री। फिर अगला न्यूज आइटम है नोवेल मॉलिक्यूल टू ट्रीट कैंसर। तो आईआईएससी बेंगलुरु के यहाँ रिसर्चर्स ने एक नया मॉलिक्यूल बनाया, डिसेरिब। तो ये मॉलिक्यूल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं। तो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें ये प्रोटीन BCL2 काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो जनरली सेल्स में प्रोटीन्स जो जो जनरेट होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। मतलब प्रोटीन्स दैट प्रोमोट सेल डेथ, तो थोड़े प्रोटीन्स होते हैं जो सेल डेथ प्रोमोट करते हैं, जैसे कि उसको कहते हैं अपोप्टोसिस। तो जब सेल्स का फंक्शनिंग खत्म हो जाता है तो उनको सेल डेथ भी वो स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये सेल डेथ के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी है, और सेल डेथ सप्रेस करने वाले प्रोटीन्स भी होते हैं, और दोनों बैलेंस होते हैं। तो जब कैंसर सेल्स होते हैं जो, उनके अंदर ये BCL2 प्रोटीन्स काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। तो ये जो सेल डेथ मतलब उससे सप्रेस हो जाते हैं। तो इस वजह से ये कैंसर सेल्स जो है ये ज्यादा फंक्शन करते हैं। तो अगर ये BCL2 प्रोटीन को ये डिसेरिब बाइंड कर देंगे तो यहाँ पे सेल डेथ फिर कैंसर सेल्स की भी हो सकती है। और नॉर्मल सेल्स में BCL2 प्रोटीन इतने ज्यादा होते नहीं है, तो वहाँ पे उनको कोई अफेक्ट नहीं करेंगे ये डिसेरिब। तो ये है टारगेटेड ट्रीटमेंट जो उन्होंने डेवलप किया है। तो ऑलरेडी ऐसा एक मॉलिक्यूल यूएस में है, FDA अप्रूव। यूएस FDA ने इसको अप्रूव किया है, BCL2 इनहिबिटर ABT199। तो ये ABT199 ये भी किल करते हैं कैंसर सेल्स को, बट जो ये डिसेरिब है इसकी एफिशिएंसी इनसे ज्यादा है, प्लस इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये बेनिफिट है। लेकिन एक ड्रॉबैक जो है डिसेरिब का वो ये है कि थोड़े कैंसर टाइप्स होते हैं उनमें BCL2 एक्सप्रेशन इतना ज्यादा होता नहीं है, लो होता है, तो उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, सर्वाइकल कैंसर जो क्रॉनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया है, CML कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर, इसमें BCL2 एक्सप्रेशन लो होगा, तो इनके लिए ये डिसेरिब बेनिफिशियल नहीं होगा।
तो ये अभी रिसर्च हुई है, तो ये 8 साल का रिसर्च था जिसके बाद फाइनली ये मॉलिक्यूल डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर टीम है हेडेड बाय मिस्टर राघवन, इन्होंने ये डिसाइरिब मॉलिक्यूल डेवलप किया है IISc बेंगलुरु में। तो यह एनिमल टेस्टिंग किया गया है, अब ये कैंसर सेल्स पे भी टेस्ट किया जाएगा और फाइनली इसको रिकमेंड किया जा सकता है विद अलॉन्ग विद अदर कैंसर ड्रग्स। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, रिसर्चर्स डेवलप सिंथेटिक सॉफ्ट रेटिना। तो रिसर्चर्स ने एक सिंथेटिक सॉफ्ट टिश्यू रेटिना बनाया है जो नॉर्मल नेचुरल रेटिना को मिमिक करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। तो ये रेटिना जो है रेटिनस पिगमेंटोसा करके एक कंडीशन होती है जिसके अंदर रेटिना जो रिस्पॉन्स करती है लाइट को वो अफेक्ट होता है, उससे स्लोली विजन लॉस हो जाता है, दिखता नहीं है। तो ये जो रेटिना सिंथेटिक टिश्यू है ये जो डेवलप किया गया है ये डबल लेयर्ड है, रेप्लिका है रेटिना का, सॉफ्ट वाटर ड्रॉपलेट से बनाया गया और उसके ऊपर बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ये जो सेल्स है ये पिक्सेल्स की तरह फंक्शन करते हैं, जैसे कैमरा में पिक्सेल्स होते हैं, और ये लाइट को डिटेक्ट करके ग्रे स्केल इमेज बनाते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं जो स्टिम्युलेट करते हैं न्यूरॉन्स को जो आई के पीछे होते हैं, और ये फिर ओरिजिनल रेटिना की तरह ही जो है इमेज पहुंचाते हैं ब्रेन को और ह्यूमन आई को दिखता है। तो ये डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सिंथेटिक सॉफ्ट टिश्यू बनाया गया है बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।